हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने एक आदेश और निर्देश सेवा दल को दिया कि सेवा दल को इस किसान आंदोलन में किसी न किसी रूप में जुड़ना चाहिए। तब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने यह तय किया कि हम मगरे से लेकर धोरे तक और पीली माटी से लेकर हल्दी घाटी तक राजस्थान के हर उस राणा प्रताप और भामाशाह को जगाने का काम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल करेगा। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, और मैं कहना चाहता हूं आपको कि गांव की आत्मा खेती और किसान में निवास करती है। आज ये अहंकारी मोदी सरकार इस खेती को नष्ट करना चाहती है, इस भारत की आत्मा को नष्ट करना चाहती है। आज वो अन्नदाता जो 365 दिन रात दिन हमारे लिए जगकर अन्न उत्पन्न करता है और उस अन्न से हमारा जीवन चलता है, आज उस अन्नदाता के मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। साथियों, हमें उस अन्नदाता का साथ देना होगा, उस भारत की आत्मा का, उस गांव की आत्मा का साथ देना होगा। इसलिए हम यहाँ पूरे राजस्थान की 5442 किलोमीटर की यात्रा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल इसलिए करने जा रहा है कि मुझे आप श्वेत सेना पर पूर्ण विश्वास है कि आप गांव गली में जाकर ये हमारा संदेश पहुंचाएंगे। मैंने शाम को भी हटेला जी से ये कहा था कि आप जैसा ऊर्जावान संगठक सदियों में कभी कभी पैदा होता है, और मैं आप पे गर्व करता हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये मत समझना कि ये यात्रा, ये प्रोग्राम सफल हो गया उसके बाद में विसर्जन है। विसर्जन नहीं है, यहाँ से आपकी शुरुआत है। जो हम चिंगारी लेकर आए हैं, उस चिंगारी को गांव और छोटे कस्बे में पहुंचाने का काम पाली के अध्यक्ष मोहन हटेला जी और उनके सारे पदाधिकारी, उनके ब्लॉक अध्यक्ष सब गांव तक ये जन जागरण पहुंचाएंगे और बताएंगे कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई, ये आजादी की दूसरी लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मुगल काल पतन की ओर था, तब भारत के अंदर एक हॉकिंस नाम का व्यापारी आया था। उस हॉकिंस ने यहाँ के मुगल बादशाह को बहुरत्न देकर और कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त की थी, और उन व्यापारिक छूट प्राप्त करने के बाद में वही हॉकिंस धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूप बन गया। आपको मालूम होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहते थे। हमारे पास बहुत धन धान था, हमारे पास कोहिनूर हीरा था, हमारे व्यापारी बहुत धनी थे, हमारा किसान बहुत धनी था, हमारी व्यवस्थाएं बहुत धनी थी। हमारे यहाँ का रेशम पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था, पूरी दुनिया में निर्यात होता था। हमारे यहाँ के लघु और कुटीर उद्योग से हमारे यहाँ के मसाले और अन्य प्रकार के कई प्रोडक्ट पूरी दुनिया में निर्यात होते थे, और उससे जो आवन होती थी उससे पूरा देश संपन्न था। इसलिए हमें सोने की चिड़िया कहते थे। उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे व्यापारियों को मरवा दिया, हमारे मजदूरों को बेरोजगार कर दिया, हमारे लघु और कुटीर उद्योग के मजदूर जो काम करते थे उनको बेरोजगार कर दिया, वो व्यापार खत्म कर दिया, और धीरे धीरे उन्होंने कई मजदूरों की हत्या करवाई। रेशम जो बनाते थे, अच्छी मलमल बनाते थे, उन मजदूरों को मरवा कर और वो पूरा का पूरा रेशम का बिजनेस बंद करवा दिया, और इंग्लैंड से वो व्यापार हमारे भारत में करने लगे। और उससे उनके पास जो धन हुआ, भारत का ही वो धन भारत की राजनीतिक व्यवस्था पर इस्तेमाल करके वो धीरे धीरे हमारे राजाओं पे आधिपत्य करते हुए हमारे भारत को गुलाम बना दिया। आज वही परिस्थितियां पुनः उत्पन्न हो गई है। आप ये मत समझिए इस दुनिया का सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश भारत है, और इस दुनिया का सबसे बड़ा खाद्यान्न का बाजार भारत है। उस खाद्यान्न के बाजार पर पूरी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नजर है। इस कृषि के ऊपर पूरी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी अडानी और अंबानी की नजर है। वो मोदी और अमित शाह को उन्होंने ढेर सारा पैसा दिया, इसलिए इस अहंकारी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और उसी ढेर सारे पैसे से आज हमारे लोकतंत्र को खतरे में मोदी जी ने किया है। कभी वो एमपी की सरकार गिरा रहे हैं, कभी हमारे सांसद पश्चिमी बंगाल के सांसद खरीद रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को तहस नहस कर रहे हैं। साथियों, इसलिए मैं इसे आजादी का दूसरा आंदोलन कह रहा हूँ। ये निश्चित मानिए कि आज जो आंदोलन आपको नजर आ रहा है कि ये किसान आंदोलन है, ये किसान की लड़ाई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी गांव और गली में जाकर बताइए कि ये किसान की लड़ाई नहीं है,
ये आम आवाम की लड़ाई है। वो किसान तो जवान बनकर, जैसे जवान बॉर्डर के ऊपर हमारे भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लड़ता है, वैसे किसान हमारे भारत की लोकतंत्र की रक्षा के लिए और हमारी आम और आवाम के रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो जवान की तरह लड़ाई लड़ रहा है और कम से कम इस कड़कड़ाती ठंड में, इस बारिश के माहौल में कम से कम 52 किसान अब तक शहीद हो चुके हैं। मैं उनको भी वंदन और नमन करता हूं। साथियों, ये लड़ाई किसान की नहीं है। आप आगे जाकर देखेंगे इन कानूनों के हिसाब से तो ये पूरे भारत की लड़ाई है। सबसे पहले इन्होंने, कांग्रेस ने जो व्यवस्था की थी सीमित स्टॉक की, ताकि काला बाजारी नहीं हो, इन्होंने सीमित स्टॉक को व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए खत्म कर दिया और असीमित स्टॉक का जो प्रावधान रखा है उससे किसान को नुकसान नहीं है, उससे नुकसान है मध्यम वर्गीय उपभोक्ता को। जब ये बड़ी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये अडानी और अंबानी अपने बड़े बड़े गोडाउनों में स्टॉक कर लेंगे और बाद में धीरे धीरे उसको काला बाजारी के रूप में, जो सामान आज आपको 10 रुपए और 20 रुपए का मिलता है वो 50 और 100 रुपए का मिलेगा। तब हमारा मध्यम वर्गीय उपभोक्ता, आज मोदी जी ने अधिकतर उपभोक्ता को तो वैसे ही बेरोजगार कर दिया है, उसकी सुसाइड करने की नौबत आ जाएगी, उसकी सड़क पर आने की नौबत आ जाएगी। ये लड़ाई उस मध्यम वर्गीय उपभोक्ता की भी है। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग की है। मैं बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं से, उन नेताओं से कहना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग आप कह रहे हो इससे किसान उन्नत होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत के अंदर तो सदियों से ये भाईचारा चलता आया है। सदियों से इस घर की छाछ उस घर में गई है, इस घर का अनाज उस घर में गया है। सदियों से हमारे यहाँ ये कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग, अभी भाई साहब ने बताया, महावीर सिंह जी ने, चलती आई है। वो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग से हमारा जो बेरोजगार गांव का मजदूर है वो अपने किराए पे खेती लेकर अपना गुजर बसर करता है। हमारा वो किसान जिसके पास जमीन नहीं है वो अपने परिवार का पालन अपने हिस्से में किसी से ठेके पे जमीन लेकर अपने परिवार का पालन करता है। अगर ये कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग लागू हो गई और हजारों बीघा में जब कंपनियां मशीनों से खेती करेगी, तब हमारा वो बेरोजगार गांव का मजदूर और वो बेरोजगार हमारा बिना जमीन का किसान वो बिल्कुल बेरोजगार और सड़क पे हो जाएगा, आ जाएगा, उसकी मरने की नौबत आ जाएगी। तब आप बताइए क्या ये लड़ाई उसकी नहीं है? ये लड़ाई उसकी भी है, ये लड़ाई उसकी भी है। और उसके बाद में ये लड़ाई हमारे दलित और बीपीएल की भी है। आज जो आप देख रहे हो कि एमएसपी की लड़ाई किसान लड़ रहा है, वो एमएसपी की लड़ाई हमारे बीपीएल की भी है, हमारे एपीएल की भी है। आज जो आदरणीय यशस्वी जननायक अशोक गहलोत जी ने कोरोना काल में जो काम किया और उस काम का नतीजा था कि हमारे राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोया। उनका ये नारा कि राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा, हर घर में अनाज जो गया वो अनाज हमारे एफसीआई गोदामों से गया था। अगर एमएसपी खत्म हो गई तो एफसीआई गोदाम खत्म हो जाएंगे, और अगर एफसीआई गोदाम खत्म हो गए तो जिस प्रकार हमारे सिलेंडरों की सब्सिडी बंद हुई है, वैसे हमारे एपीएल और बीपीएल के जो हमारे गरीब मजदूर है उनका जो अनाज वितरण है वो भी बंद हो जाएगा। तब वो भी उनका लालन पालन होना मुश्किल हो जाएगा। ये लड़ाई उन बीपीएल और एपीएल की भी है, ये हमें गांव में जाकर बताने की आवश्यकता है। साथियों, ये कहते हैं कि ये जो किसान बिल है ये मोदी जी तो महान है, ये किसान बिल मोदी जी किसानों के सुखद के लिए लाए हैं, किसानों की उन्नति के लिए लाए हैं। मैं इस मंच के माध्यम से मोदी जी से कहना चाहता हूं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, सतीश जी पूनिया से भी कहना चाहता हूं, वो किसान नेता बनते हैं। मैं उनको आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो किसान की बात करेगा वही भारत पर राज करेगा। और मैं बताना चाहता हूं कि आप ये जो बिल लाए हैं, जिसको आपने संसद में बहस नहीं करवाई, बिना बहस, बिना किसी किसान संगठन से राय करके, बिना किसी विशेषज्ञ से राय करके आपने अपने व्यापारिक कंपनियों के मित्रों से पैसा लेकर ये 3 काले कानून लेकर आए हैं।
इन 3 काले कानूनों से न तो देश की आवाम का हित हो सकता है, न देश के किसान का हित हो सकता है। आप अगर किसान हित के होते, आप किसान का हित सोचते, देश का हित सोचते, तो आप ये जो काले कानून लाए हैं इसकी बजाय आपको हमने जीएसटी दी है, खूब जीएसटी हमारे व्यापारिक भाइयों ने दी है और खूब जीएसटी हमने आम उपभोक्ता ने दी है। उसके बदले में आप गांव में कोल्ड स्टोरेज बनवाते ताकि किसान अपनी फसल सुरक्षित रख पाता और समय पे अच्छी रेट के अंदर अपनी फसल बेच पाता, तो उसको फायदा होता, तब तो आप हितकारी होते। अब तो आप अहितकारी। मैं तो इस सरकार को षड्यंत्रकारी सरकार कहना चाहूंगा। इन्होंने जो अब धीरे धीरे व्यापारी सोच रहा है कि साहब बीजेपी का हूँ, व्यापारी हूँ, मेरी तो ये पार्टी है, उन व्यापारी भाइयों को भी आप समझा दो कि जिस दिन ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां अडानी और अंबानी अपने गोदाम कस्बों में जिला मुख्यालय पे बना लेंगे, बाद में वो छोटे कस्बे और गांव के अंदर अपनी छोटी छोटी अडानी और अंबानी स्टॉल भी बनाएंगे। और जब उनकी अडानी और अंबानी स्टॉल बन जाएगी, तब हमारे गांव और कस्बे का छोटा व्यापारी है वो भी बेरोजगार हो जाएगा। उस व्यापारी को भी ये समझाने की आवश्यकता है कि ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये कल तेरी भी बारी है, ये तेरी भी लड़ाई है, ये भारत के आम आवाम की लड़ाई है, ये भारत के स्वच्छ लोकतंत्र की लड़ाई है, ये हम सब की लड़ाई है। ये सारे संदेश आप हर गांव में, हर छोटे कस्बे में, हर गली में पहुंचाने का प्रयास करें। यही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से मैं आपसे आह्वान और निवेदन करना चाहता हूं। साथियों, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना था तब मुझे किसी पत्रकार महोदय ने कहा था कि आप अध्यक्ष जी राष्ट्रवादिता को समझते हैं। मैंने कहा पत्रकार जी, मैं राष्ट्रवादिता तो ज्यादा कुछ नहीं जानता, पर मैं देश प्रेम जानता हूँ। मैं देश प्रेम जानता हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मैं देश प्रेम जानता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ये जो नदियाँ, ये जो फूल, ये प्रकृति, विभिन्न क्षेत्रों की भाषाएं, विभिन्न जातियां, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सुमन से बने चमन को भारत कहते हैं और इस भारत से जो देश प्रेम करता है उसे देश प्रेमी कहते हैं। और वो देश प्रेमी है कांग्रेस का कार्यकर्ता। जब जब इस देश पर विषम परिस्थितियां आई है, जब जब इस देश का लोकतंत्र खतरे में आया है, तब तब कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर आया है और तब तब कांग्रेस का कार्यकर्ता जेलें भी भरी है। अगर आवश्यकता पड़े, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आह्वान करे तो हमें जेल जाना पड़ा तो भी कोई गम नहीं करना है। साथियों, आजादी से पहले भी हमारा इतिहास रहा है, हमने कुर्बानियां दी है, हमारे सम्मान्य नेताओं ने कुर्बानियां दी है, तब जाकर ये देश आजाद हुआ है, तब जाकर इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। और इस देश के नवनिर्माण में भी हमारी आदरणीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कुर्बानी दी, हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कुर्बानी दी, हमारा ये देश प्रेमी कांग्रेस कार्यकर्ता ने ही कुर्बानी दी है। आज पुनः आवश्यकता आ गई। 1923 में जब नेहरू जी और गांधी जी ने विषम परिस्थितियां देश में थी, तब सेवा दल की श्वेत सेना का गठन किया था। इस श्वेत सेना का गठन ध्वज रक्षक के रूप में किया था। मैं आपको आज पुनः आह्वान करना चाहता हूं कि देश पर विषम परिस्थितियां आ गई है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज इस श्वेत सेना को फिर झंडा लेकर, ये तिरंगा लेकर जो हम लेकर आए हैं, ये तिरंगा हम हटेला जी को देकर जाएंगे और हटेला जी इस तिरंगे को आपके साथ हर गांव गली में लेकर जाएंगे और हर गांव में जाकर कहेंगे कि ये किसान की लड़ाई नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की लड़ाई है, देश की आम और आवाम की लड़ाई है। इस संदेश को हर घर तक पहुंचाने का आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।